केमिकल काइनेटिक्स का अगला टॉपिक रेट लॉ। लेकिन रेट लॉ को जानने से पहले हम जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, हमने एक इक्वेशन लिखा 2A गिव्स प्रोडक्ट, ये एक इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया R प्रोपोर्शनल A की कंसंट्रेशन की पावर 2 ना, कि कंसंट्रेशन का जो पावर है क्या है 2। तो क्या बोलेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant with suitable exponent। अब सारा घालमेल इसी सुटेबल जो है एक्सपोनेंट का है। रेट लॉ कहता है कि ये जो आपने यहाँ पे जो पावर लगा रखी है, जो एक्सपोनेंट है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिसाइड नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होगा, राइट। यानी ये जो भी पावर आना है वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होगा। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब इसी क्वेश्चन को अगर रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे R प्रोपोर्शनल एक कंसंट्रेशन की पावर x। अब वो x 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है? तो 0 भी हो सकता है। इस बात को समझते हैं। सपोज करिए कि इस A का कंसंट्रेशन आपने डबल करा। जैसे आपने डबल किया तो आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, यानी रेट ऑफ रिएक्शन पर इस कंसंट्रेशन के चेंज होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर रेट लॉ क्या लिखा जाएगा, R प्रोपोर्शनल एक कंसंट्रेशन की पावर 0, यानी एक का जो एक कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी 0 होगी। आ रहा है समझ में? अब अगर हम यहीं पर A के कंसंट्रेशन को डबल करें और डबल करने पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी डबल हो जाता है। सपोज करो डबल हो जाता है, तो ये भी डबल हो जा रहा है, यानी इसको डबल कर रहे हो, ये डबल हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, यानी R प्रोपोर्शनल A का कंसंट्रेशन। तो यहां पर पावर क्या थी 2 थी, अभी पावर 0 और A आ रहा, एक्सपेरिमेंटली डिसाइड हो रहा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ऐसा मिल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, एक्सपेरिमेंट में ऐसा मिल रहा है कि वो डायरेक्टली क्या है प्रोपोर्शनल है। अब समझ में आ रही हो, आ रहा है सबको समझ में? ठीक है। क्या हो सकता है कि आप A के कंसंट्रेशन को डबल करते और जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता वो जो है 4 टाइम इंक्रीज कर जाता, राइट। अभी 4 टाइम इंक्रीज कर जाता तब क्या लिखा जाता, 4 टाइम इंक्रीज कर जाता तब क्या लिखा जाता, तो R प्रोपोर्शनल A की कंसंट्रेशन, ठीक, पावर 2। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो भी एक्सपोनेंट है वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड हो रहा है, वो आपका जो है इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं है। तो ये डिफरेंस है लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में। क्या डिफरेंस है सबको समझ में आया होगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वेयर एज रेट लॉ स्टेट्स दैट the rate of reaction depends upon the concentration terms on which rate of reaction actually depend as observed experimentally, मतलब experimentally, and the law of mass action simply based on the अपॉन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन, यानी जो आपके रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है उस पर बेस्ड है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट है ये किस पर डिपेंड है, ये एक्सपेरिमेंटली डिपेंड होता है किसमें, रेट लॉ में, और ये एक्सपोनेंट स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड होता है कहां पर, लॉ ऑफ मास एक्शन। आ रहा है सबको समझ में? तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि क्या डिफरेंस है रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आ रहा है छोटे लोग, ठीक। अब इस बात को मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आपको समझाता हूं, अपनी इस बात को क्लियर करता हूं और अच्छे तरीके से।
ध्यान दीजिएगा, जैसे एक रिएक्शन मैंने लिखी H2 प्लस Cl2 gives 2HCl, सनलाइट के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है H। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं तो R प्रोपोर्शनल होता है H2 के कंसंट्रेशन और Cl2 का कंसंट्रेशन, और इन कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी 1 ऐसे करके आएगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करा गया, देखा क्या गया कि एक ग्लास ट्यूब ली गई और ये ग्लास ट्यूब क्या थी, वन साइड से क्लोज थी ऐसे, और इसमें रखा गया किसको, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को लिया गया, इन दोनों गैसों को इसके अंदर रखा गया, ठीक है, इक्वल, दोनों गैसें इक्वल अमाउंट थे दोनों की, उसको लिया गया। लेने के बाद क्या करा गया कि इसको ये एक बीकर है जिसमें वाटर था, इसमें से रिवर्स करके उल्टा करके इसको रख दिया गया। जैसे कभी कोई एक आप गिलास ले लो और उस ग्लास को ऐसे करके तेजी के साथ ऐसे वाटर में ऐसे दबाओ तो अंदर एयर जब भरी रहती है वो मतलब नीचे जाता नहीं, प्रेशर लगाना पड़ता, कभी फोर्स लगाना पड़ता है हमको। तो उसी तरीके से अंदर क्या भरी हुई है, हाइड्रोजन क्लोरीन ऐसे गैस भरी हुई है इसके अंदर। तो अब ये जो वाटर है वो तो अंदर तो जाएगा नहीं क्योंकि अंदर गैस भरी हुई है। लेकिन जब रिएक्शन शुरू हुई, HCl फॉर्म शुरू हुआ, तो धीरे धीरे HCl इसमें डिजॉल्व होने लगा। जैसे जैसे HCl डिजॉल्व होता जाता था वैसे वैसे वाटर जो ऊपर की साइड की ओर ऐसे मूव करना, मतलब चढ़ना शुरू कर दिया इस ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में। अब देखा क्या गया एक्सपेरिमेंट में, ये जो वाटर जो चढ़ रहा था, जो ऊपर जा रहा था ट्यूब में, वो एक रेट से लगातार चला जा रहा था, एक रेट से लगातार ऊपर की साइड में जा रहा था। अब इससे क्या बात निकल करके आई, इसको समझाने के लिए मैं कैसे ही कुछ वैल्यूज के थ्रू आपको समझाता हूं। सपोज करो कि एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे थे, राइट, और ये 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाते थे, 10 के 10 क्या हो जाते थे, डिसॉल्व हो जाते थे वाटर में, ये वाटर में क्या हो जाते थे, डिसॉल्व हो जाते थे। और जब ये डिसॉल्व हो जाते थे तो 1 मिलीमीटर की वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता था, जो वाटर होता था वो 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता था ऊपर की साइड, यानी पर सेकंड 10 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, वो डिसॉल्व हो रहे हैं, वाटर ऊपर की साइड में जा रहा है। तो हर सेकंड में 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर ये चीज आ रही थी। और जबकि H2 और Cl2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था लगातार, क्योंकि वो तो HCl में कन्वर्ट हो रहा था ना, तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था। अब अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करना चाहिए था। तो जो 1 सेकंड में आप अगर 10 मॉलिक्यूल HCl का फॉर्म कर रहा था, वो हो सकता है कि 1 सेकंड में 5 फॉर्म करने लगता। अब अगर वो 5 मॉलिक्यूल फॉर्म करने लगता, बात को समझना ध्यान से, अब अगर वो 5 मॉलिक्यूल को फॉर्म करने लगता तो उस कंडीशन में तो हाफ ही मिलीमीटर चढ़ना था ना उसको, तो यानी कि कुछ टाइम के बाद उसे हाफ मिलीमीटर से चढ़ना फिर और कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो पर सेकंड 1 ही मिलीमीटर के रेट से चढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अब इसी रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होगा वो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल H2 का कंसंट्रेशन उसकी पावर 0, Cl2 का कंसंट्रेशन उसकी पावर 0, ये ऐसे लगता है। आ रहा है समझ में? तो ये देखा आपने कि रेट लॉ कहता है कि आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बिहाफ पर आप जो है वो नहीं लिखेंगे। अब इस रेट लॉ से क्या पता चल रहा है, रेट लॉ एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है किसके बीच में, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन ना। तो क्या कहेंगे, रेट लॉ एस्टेब्लिशेस अ रिएक्शन रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन। तो एक आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो रेट लॉ है वो रेट लॉ क्या हुआ, द इक्वेशन that establishes a relation between rate of reaction and concentration is called rate equation। उसी को आप रेट इक्वेशन बोलते हो, उसी को आप वेलोसिटी इक्वेशन बोलते हो। तो यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आई होगी, ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा और मन लगा के सभी छोटे लोग अच्छे से पढ़िएगा ताकि बातें एकदम क्लियर हो, सब लोग ध्यान से सुने। तो इस तरीके से हम लोगों ने रेट लॉ और इसके बारे में जाना, ठीक।
अब देखो मैं एक सिंपल से ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पे लिख रहा हूँ N1A प्लस N2B रिवर्सिबल M1C प्लस M2D, ये मैंने लिखा। अब इस रिएक्शन के लिए जो रेट ला मैं लिखूंगा वो लिखूंगा R प्रोपोर्शनल A के कंसंट्रेशन की पावर X लिखूंगा ना, N1 नहीं लिखूंगा मैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। B के कंसंट्रेशन की पावर Y लिखूंगा मैं, ठीक। अब ये x y N1 N2 हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन, ये एक A देख रहे हो ना बिग ब्रैकेट में, ये A का कंसंट्रेशन है, ये B का कंसंट्रेशन है। ये x और y क्या है, x जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction with respect to A, ठीक है। and Y is also order of reaction with respect to B, यानी ये A के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और ये B के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर कंप्लीट रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल x प्लस वाई, ये चीज आएगी। अब इस x प्लस वाई को हम क्या लिखेंगे, यानी क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आगे पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरीके से डेफिनेशन बन के आ रही है वो क्या आ रही है, द सम ऑफ, ये तो किसका सम कर रहे हो, किसी पावर्स का जो सम कर रहे हो, क्या बोलना है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल जितने भी आपके कंसंट्रेशन के टर्म है, क्या बोलना है, द सम ऑफ ऑल, सॉरी द सम ऑफ पावर्स ऑफ द सम ऑफ द पावर्स ऑफ all terms of concentration in a velocity equation is called order of reaction। क्या बोलना है कि the sum of the powers of all, the sum of the power of all terms of concentration in a velocity equation is called order of the reaction। यानी कि एक velocity equation में जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म हैं, ये ए बी, उन कंसंट्रेशन के टर्म का जो भी पावर है उनका जो सम है वही आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया। अब जैसे सपोज करो मैं एक इक्वेशन लिखा, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी CO प्लस Cl2 गिव्स COCl2। अब इसका जो रेट ला आता है वो आता है R प्रोपोर्शनल CO का कंसंट्रेशन इंटू Cl2 के कंसंट्रेशन की पावर हाफ आता है, एक्सपेरिमेंटली है भी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आप निकालोगे तो क्या लिखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों का सम कर दोगे 1 प्लस हाफ, हाँ ये तो आएगा, आ रहा है समझ में। तो ये क्या आ जाएगा, 3 बाई आपका आ जाएगा 3/2, राइट, आया कि नहीं आया, तो ये आपका आ गया 3/2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो कुल मिला के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी भी रेट इक्वेशन में जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म हैं, वो 2 हैं 3 हैं जो भी हैं, उन कंसंट्रेशन के टर्म के पावर का जो सम है वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसी इक्वेशन से कुछ बात करते हैं। अब हम आगे रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, ये क्या होता है रेट कांस्टेंट, क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हो। अब मैं यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा रहा हूं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया के क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड ए की कंसंट्रेशन की पावर एस एंड बी की पावर वाई, ठीक है। फिर इतना आ रहा है सबको समझ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं ए के कंसंट्रेशन और बी के कंसंट्रेशन को क्या कंसीडर करूं, 1 मोल पर लीटर अगर कंसीडर करूं तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल के, यानी हमारी डेफिनेशन बनी कि if the concentration of reactants are taken 1 mole per liter then the rate of reaction is called
रेट कांस्टेंट आर स्पेसिफिक कांस्टेंट। आ रहा है समझ में? क्या बोलना है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन 1 मोल पर लीटर देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। उसी को आप रेट कांस्टेंट बोलते हो। इसको आप स्पेसिफिक कांस्टेंट भी इसी को आप करोगे। समझ में आ रहा है? ये हमारा रेट कांस्टेंट हो गया। अब बात करते हैं कि इस रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। बता दें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। साफ लगता है तो अच्छा लगता है। अब मैं बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक, फर्स्ट, अब अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी इंक्रीज करेगी, जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर होगी तो रिएक्शन भी उतनी फास्टर होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही अधिक होगा। आ रहा है समझ में? तो यानी हम कहेंगे कि जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट की, जो वैल्यू है वो जितनी ग्रेटर देन होती जाएगी, जितनी बढ़ती चली जाएगी, रिएक्शन भी उतनी फास्टर होती चली जाएगी। तो पहला हो गया रिलेशन फर्स्ट। सेकंड, ध्यान दीजिएगा, जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ध्यान समझना, वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जो के की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। यानी आप क्या कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी आपका रिएक्टेंट है, मैं रिएक्टेंट लिख देता हूं, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है। समझते हैं कैसे नहीं डिपेंड है इस बात को। जैसे मैं एक बात करता हूं यहाँ पे कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, दरअसल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा बात को समझाने में मुझे आसान है, बाकी सब में भी वही चीज लागू होगी, क्योंकि मतलब होता क्या है कि हर एक रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। ये मैं सारी बातें बता देता हूँ तब समझेगा। अब देखो दूसरा क्या है, आप कहेंगे कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक की जो भी रिएक्शन है, each reaction has a definite value of rate constant at a particular temperature। यानी हर एक मतलब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका जो वैल्यू होगा रेट का हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगा। वो चाहे जीरो ऑर्डर हो तो जीरो ऑर्डर के लिए उसमें जो मतलब के की वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी के होगा वो भी कांस्टेंट होगा। सेकंड ऑर्डर होगा तो उसमें भी जो के होगा वो भी कांस्टेंट होगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो आप कहेंगे कि ये जो के है वो हर एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। तो ईच रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये हो गया। फिर फोर्थ आता है रेट कांस्टेंट जो होगा वो उसकी जो वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो जो के की वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो द वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, डिपेंड द टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कोई भी एक रिएक्शन है, पर्टिकुलर किसी एक रिएक्शन की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर कोई एक रिएक्शन है उसमें जो के की वैल्यू है वो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बात को समझना, यानी कोई एक रिएक्शन है, पर्टिकुलर कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए के की जो भी वैल्यू है, अगर आप टेम्परेचर को उसी रिएक्शन के लिए इंक्रीज कर रहे हो तो वहां के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और के की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कैटलिस्ट पर, कैटलिस्ट के प्रेजेंस पर डिपेंड करेगी, कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगी। अब इन सारी बातों को मैं अब समझाता हूं। अब हमने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल लिया कि आर प्रोपोर्शनल ए का कंसंट्रेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। ये किसी भी ऑर्डर के लिए होगा, सबके लिए वैसा होगा, बस
उसका बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा जिस ऑर्डर का वो रिएक्शन होगा। तो आर इक्वल एक कांस्टेंट के आया, रेट कांस्टेंट आया एंड ए का कंसंट्रेशन। नाउ के इक्वल हो जाएगा आर अपॉन ए का कंसंट्रेशन। अब चलो समझो इस बात। जब आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो ये जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो जिस वे में वो इंक्रीज करेगा वैसे वो भी इंक्रीज करेगा, तो के पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए कंसंट्रेशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब टेम्परेचर और कैटलिस्ट का क्यों पड़ जाता है? भाई कंसंट्रेशन तो वही है, वही रिएक्शन है, आपने क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो जो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी पहले मतलब सॉरी जिनकी एनर्जी क्या थी, कम थी, काइनेटिक एनर्जी जिनकी कम थी, जो जो इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर रहे थे, जैसे टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया वैसे वो भी क्या करने लगे, इफेक्टिव कोलिजन करने लगे। अब जब वो भी इफेक्टिव कोलिजन करने लगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब कंसंट्रेशन तो वही है बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं, या के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आ रहा है समझ लो। इसी तरह जब कैटलिस्ट का यूज करोगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज, लेकिन कंसंट्रेशन को इफेक्ट तो नहीं डालेगा ना वो। तो इस वजह से वहां पर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? तो ये वो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स इसको इफेक्ट डालते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। तो आपने जाना कि जो रेट ला है, रेट ला की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, पहला जाना। दूसरा आपने ये जाना कि हर एक रिएक्शंस के लिए जो कोई भी रिएक्शन, कोई हर जो रेट ला का जो वैल्यू होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। थर्ड आपने जाना कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए जो क्या कहते हैं कि रेट ला की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होगी ना, यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। फिर आपने फोर्थ जाना कि कांस्टेंट हो गया। फिर आपने फोर्थ ये जाना कि ये जो रेट ला की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड है, टेम्परेचर पर डिपेंड है। अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो के की वैल्यू भी चेंज करेगी। और कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगा, अगर कैटलिस्ट होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो ये आपने जान लिया इनके बारे में। अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में। क्या तक सबको समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, तभी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी और उस इक्वेशन के लिए मैंने एक रेट ला लिखा था। इक्वेशन थी n1a प्लस n2b गिव्स m1c प्लस m2d, और इसलिए मैंने रेट ला लिखा था, तो यहाँ किनारे से लिखता हूँ, जरूरत पड़ेगी, ठीक है, देख तो रहा, राइट। आर प्रोपोर्शनल ए के कंसंट्रेशन की पावर x एंड बी के कंसंट्रेशन की पावर y। ए के कंसंट्रेशन का पावर क्या होगा, x होगा। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा सब लोग। तो R इक्वल के पावर x, बी के कंसंट्रेशन की पावर y, क्लियर। तो k इक्वल क्या हो जाएगा, R अपॉन ए कंसंट्रेशन पावर x, बी का कंसंट्रेशन पावर y। इतना सबको समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन है, आर रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है मोल पर लीटर इनटू सेकंड होता है, उसको मैं सेकंड की पावर -1 ऐसे करके लिख सकता हूँ, इनवर्स सेकंड करके, ठीक है, अपॉन। अब इसके लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर इसकी पावर x, यहाँ भी हो जाएगा मोल पर लीटर पावर y, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर मोल पर लीटर, या लिख दूं चलेगा, पर लीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 अपॉन, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा
मोल लीटर, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई ना। अब क्या लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अभी मैंने आपको बताया था n होगा ना x प्लस वाई का सम क्या होगा n, ये चीज तो बताई थी। तो ये हो गया मोल लीटर इंटू ये अपॉन पावर यहां तक आया समझ में। अभी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, लीटर, ठीक है। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर n, क्या हो जाएगा 1 माइनस n होगा ना ये ऊपर जब जाएगा, और ये सेकंड, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, वन माइनस n, क्लियर। इसके लिए लीटर का ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 होगा, l -1 माइनस, समझ में आया। तो अब ये हो गया हमारा मोल पावर 1 माइनस n। अब यहां देखो -1 इंटू 1 -1, तो ये प्लस माइनस -1 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा l, ऐसे लिख सकते हैं n -1। आ रहा है समझ में, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया। अब ये आया। अब इसके बिहाफ पर हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, उसकी यूनिट को जो है हम निकाल सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको मिटा दें, यहाँ मेरे को समझ ही गए हो। अब देखो जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट, दिख रहा है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम n को क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। तो 1 माइनस 0 यानी मोल की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 0, अब यहां पर 1 माइनस 1, ध्यान देना, तो सॉरी वो 0, n माइनस 0 माइनस 1 करेंगे तो 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, -1 आएगा, इंटू सेकेंड, तो हो गया मोल पर लीटर इंटू पर सेकेंड। ये आपका किसका आ गया, जीरो ऑर्डर का आ गया, है ना समझ में। ऐसे जो फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, तो मोल की पावर ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल का पावर क्या आएगा, 0 आएगा, तो 1 हो गया। ये यहाँ पे 1 माइनस 1, ये भी इसकी एल की पावर क्या आ जाएगी, 0, ये भी 1 हो गया। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर में हो जाएगी सेकेंड पावर -1, यानी सेकेंड इनवर्स। इतना समझ में आ रहा है। अब ऐसे सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का हम लोग निकाल लेंगे, आ रहा है समझ में। जिस भी ऑर्डर का हमें निकालना होगा हम उसका यहाँ पर निकाल लेंगे। अब देखो जैसे चलो सेकेंड ऑर्डर का भी निकाल लेते हैं, ठीक। तो सेकेंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 यानी -1, 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू लीटर, यही आएगा ना, तो -1 आया तो सीधे से लीटर लिख लिया। ये यूनिट आई सेकेंड ऑर्डर के लिए। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब एक क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे, थोड़ा इसको लिखा रहने देते हैं, जिसका यूज है। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे कि एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव C, और इस इक्वेशन के लिए K की वैल्यू दी हुई है 4 पॉइंट इंटू 10⁻⁸ मोल
टू लीटर पर सेकेंड, ठीक, ऐसा लिया हुआ। अब आपसे कह रहा कि बताइए किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो अब आप इसके यूनिट के बिहाफ पे कैसे बताएंगे, ठीक है, आइए करते हैं। तो सबसे पहले ये यूनिट जो दिया इसको लिख लेते हैं हम लोग, मोल पावर है -1 टू L, लीटर है ये, लीटर इंटू सेकेंड। अब ये जो पावर हो इसको रखो यहाँ पे, n-1। अब जरा देखो सेकंड से सेकंड ये कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखो इसकी पावर -1, यहाँ पे इसका पावर क्या है 1 -n, तो आ गया -1 इक्वल 1 - n, ठीक है, n इक्वल 1 + 1 2 आ गया, इधर ले आए माइनस, अरे वैसे भी करते तो वही आता है ऐसे, लेकिन -n को इधर ले आए +n हुआ, इसको उधर ले गए प्लस हुआ, कितना आ गया 2 आ गया। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, आपका सेकंड ऑर्डर का यही तो है यूनिट, यही यूनिट तो वहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसका देखो लीटर का क्या है, यहाँ पे पावर 1 इक्वल यहाँ पे n-1, इस साइड ले आओगे n इक्वल, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरह से आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो, जहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये यूनिट का हो गया। अब आते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, वो सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला था तभी, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ all terms of concentration in a velocity equation is called order of reaction, ये तो बोला था। तो ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन हो गई हमारी n1a plus n2b gives m1c plus m2d, रेट ला हो गया r प्रोपोर्शनल a की कंसंट्रेशन की पावर x एंड b की कंसंट्रेशन की पावर y, r इक्वल k, a की कंसंट्रेशन का पावर क्या होगा x होगा, कंसंट्रेशन की पावर, क्लियर। तो यहाँ पर हमने तभी बताया था कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, x प्लस y, ये होगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी रेट इक्वेशन में कोई भी रेट इक्वेशन है, उस रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन के जितने टर्म्स हैं उन टर्म्स की जो पावर है उन्हीं का सम ही आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। लेकिन एक रिएक्शन को देखकर हम ये नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा, कि रिएक्शन देखा और रिएक्शन के बिहाफ पर बता दिया। हो सकता है कि वो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, कई स्टेप में होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है इस बात को कि एक रिएक्शन को देख करके, एक रिएक्शन को देखा और उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम करते कैसे हैं, हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप में होगी, और जब वो कई स्टेप में होगी तो जो उसमें सबसे स्लो स्टेप होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। कैसे करेगा, पहले तो डेफिनेशन समझ गए आप, डेफिनेशन क्या होती है। अब डेफिनेशन के बाद अब हम आते हैं कि कैसे ये आगे की चीज़ों को समझते हैं कि एक रिएक्शन को देखकर कैसे नहीं कर सकते। सपोज करिए कि एक इक्वेशन है ये CH3 का होल थ्राइस CBr, ये है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसको केवट से रिएक्ट कराया गया, क्या फॉर्म करेगा KBr प्लस CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड OH, फॉर्म करेगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो इसका जो पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट जो है, ठीक, ये है हमारा CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड Br, ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन और ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, इसका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा,
और इस हेटेरोटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होगा, विसमांगी बंधन लेने बोलते हैं, तो ये हेटेरोटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और इस हेटेरोटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होगा कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन Br की साइड में चले जाएंगे और ये निगेटिवली चार्ज होगा और ये पॉजिटिवली, तो यहाँ पे कार्बोनियम आयन फॉर्म होंगे यानी CH3 का होल थ्राइस C+ एंड Br-, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ और ये Br बना। ये एक स्लो प्रोसेस होगा क्योंकि एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, पढ़ाया था आपको कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन का जो रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, मतलब लो होता है। तो अब उसके बाद जो स्टेप 2 आता है वो जरा ध्यान देना। अब ये CH3 का होल थ्राइस C+ पर अटैक करेगा OH-, कहां से आएगा KOH, एक आयनिक कंपाउंड है, तो यहां से आएगा OH- आएगा। अभी दोनों आयंस हो गए और आयनिक रिएक्शंस क्या होती है, फास्ट होती हैं, तो अभी तेजी के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा यानी CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड OH। तो आपने देखा कि ये स्टेप फ्लो है, ठीक है, ये स्टेप क्या है, फास्ट है, तो ये जो स्लो वाला है वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा, यानी इसका जो रेट ला लिखा जाएगा वो जाएगा R प्रोपोर्शनल CH3 का होल थ्राइस, और ये हो गया, और C/Br, सॉरी CH3 होल थ्राइस CBr कंसंट्रेशन, और यहाँ पे लिखा जाएगा KOH का कंसंट्रेशन है ये। अब ये इसी पर डिपेंड है, तो इस पर नहीं डिपेंड है, तो KOH की कंसंट्रेशन पावर क्या लिखी जाएगी, 0 लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये इसका रेट ला हो गया इस रिएक्शन के लिए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड नहीं है, और इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे देखते तो क्या होता कि आपको सेकंड ऑर्डर दिख रही है देखने पर, क्योंकि इसका अगर रेट ला आप लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिख दोगे तो R प्रोपोर्शनल इसका कंसंट्रेशन इनटू इसका कंसंट्रेशन, तो दोनों का पावर 1 तो 1 + 1 2 आ गया ना, तो सेकंड ऑर्डर दिखेगा। तो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन करते हैं तो वो आपको सेकंड ऑर्डर दिख रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे होता क्या है कि जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें कार बन रही है, अब उसमें एसेसरीज तो बहुत सारी बन रही है, लेकिन पता चला दिन भर में एक इंजन तैयार हुआ, तो वो जो इंजन का बनना है वही सबसे स्लो प्रोसेस है और वही पूरे प्रोसेस को डिसाइड करेगा। तो जब एक ही इंजन बनेगा तो कार तो एक ही बनेगी ना, भले तुम 100 एसेसरीज बना लो। तो वो जो सबसे स्लो स्टेप है वही पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो डिटरमाइन करता है, वही डिसाइड करता है। तो इस बिहाफ पे हमारा जो रेट ला लिखा जाएगा ये होगा, और ये होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो आपने ये दूसरी चीज जानी, दूसरा पॉइंट जाना। नेक्स्ट है, कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, 0। कैसे, आपको समझाया था तभी, कौन सी रिएक्शन लिखी थी, H2 + Cl2 gives 2HCl लिखा था ना, H म्यू, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपने ऐसा लिखा था, यानी अभी कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 0 हो गई, 0 ऑर्डर रिएक्शन इसको बोला जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे, जैसे ये रिएक्शन 3O2 गिव्स 2O3, ये इक्वेशन, इसका जो रेट ला है वो R प्रोपोर्शनल टू का कंसंट्रेशन पावर 3 टू कंसंट्रेशन पावर -1। तो अब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीजन का वो क्या है, -1 है, यहाँ क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज -1, है ना, तो नेगेटिव हो गया कि नहीं, ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, अभी लिखा था CO + Cl2 gives COCl2, और रेट ला क्या है इसका, CO कंसंट्रेशन, Cl2 के कंसंट्रेशन की पावर हाफ, तो यहाँ पे क्या आया था, ये आपका n आ गया था, जब दोनों का आपने सम करा था तो आया था 3/2 आया, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो फ्रैक्शनल है, यहाँ तक सबको है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है, तो कैसे डिसाइड होता है, एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है। फिर लास्ट है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम 3 हो सकता है, ये बात जरा समझना, मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू जो डिसाइड करी गई वो मैक्सिमम 3 डिसाइड करिए, क्यों, क्योंकि
रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो इफेक्टिव कोलेजन पर भी डिपेंड है, और 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ इफेक्टिव कोलेजन करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जैसे ए बी तो बार बार टकरा सकता है, कोलेजन कर सकता है, बी सी बार कर सकता है। सपोज कि हमारे पास 4 मॉलिक्यूल हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। अब ये 4 मॉलिक्यूल आपस में बार टकराएं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये चारों एक साथ आपस में टकराएं, क्योंकि पता लगा ए बी टकरा है तो सी वहां भागा जा रहा है, ए बी सी टकरा तो डी उधर भागा जा रहा है। ये चारों एक साथ आपस में टकराएं, इसकी प्रोबेबिलिटी जो आपकी जो 4 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल आपस में एक साथ टकराएं, तो इसकी जो है वो जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत ही कम है। तो मैक्सिमम ये माना गया कि 2 की तो बहुत हाई है, लेकिन मैक्सिमम 3 तक की मानी गई कि 3 आपस में मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं मैक्सिमम। इसलिए जो इसकी जो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है वो मैक्सिमम क्या डिसाइड करा गया, 3 डिसाइड करा गया, क्योंकि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल के एक साथ आपस में कोलेजन करने की जो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है कोलेजन की वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। इसीलिए जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 डिसाइड करी। तो आज के लिए इतना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ फैक्ट लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे हम लोग जो है वो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है।